हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है डियर फाउंडर। इसका मतलब उनके लिए सलाह जो लोगों को लीड करते हैं, मैनेज करते हैं या खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। इनका लेखक का नाम है मेनार्ड वेब। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ में बताते हैं। डियर फाउंडर में हम देखेंगे कि एक फाउंडर किस तरह से अपने स्टार्टअप को कामयाब बना सकता है। यह किताब बताती है कि किस तरह से आप अपने स्टार्टअप की अलग अलग समस्याओं को सुलझाकर उसे डूबने से बचा सकते हैं और किस तरह से उस पर काम करके उसे कामयाब बना सकते हैं। यह बुक किसके लिए है? वे जो खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, वे जो अपने कर्मचारियों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, वे जो एक बिजनेसमैन है। अध्याय नंबर 1, यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। बिजनेस शुरू करना हर दिन के साथ मुश्किल हुआ जा रहा है। टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही है। आप इस समय बिजनेस के बारे में जो भी पढ़ रहे हैं, आने वाले समय में वो जानकारी बेकार हो जाएगी। तब तक नए आइडियाज़ मार्केट में आ जाएंगे और लोग पुरानी कंपनियों को भूल जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आज कंपनियां पहले के मुकाबले बहुत तेज़ी से नाकाम हो रही है। तो फिर किस तरह से आप एक कामयाब स्टार्टअप की शुरुआत कर सकते हैं? यह किताब हमें इसी सवाल का जवाब देती है। यह किताब बताती है कि एक फाउंडर को किस तरह से काम करना चाहिए और किस तरह से समस्याओं को सुलझाना चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस को डूबने से बचा सके। किस तरह से आप अपने स्टार्टअप के लिए फ़ंड इकट्ठा कर सकते हैं। किस तरह से आप कर्मचारियों को बिना माइक्रो मैनेज किए उनसे अच्छे से काम पूरा करवा सकते हैं। किस तरह से आप खुद को तनाव भरे हालात से बाहर निकाल सकते हैं। अध्याय नंबर 2, अपना स्टार्टअप शुरू करने से पहले खुद से कुछ ज़रूरी सवाल पूछिए और कुछ तैयारियां कर लीजिए। बहुत से लोग खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए उतावले होते हैं। खुद के लिए काम करो, पैसे से काम करवाना सीखो और नौकरी कभी आपको आज़ादी नहीं देगी। इस तरह की लाइनें सुनकर ही लोगों का बिजनेस शुरू करने का मन करता है। लेकिन क्या खुद का बिजनेस शुरू करना इतना आसान है? सबसे पहली बात यह है कि बहुत से स्टार्टअप नाकाम हो जाते हैं। दुनिया में इतने लोग, पैसा या साधन नहीं है कि हर बिजनेस गूगल और फेसबुक की तरह कामयाब हो जाए। बहुत से बिजनेस है जिन्हें कठोर प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है और वो अक्सर इसमें हार जाया करते हैं। लेकिन अगर आप मेहनती हैं और सूझबूझ से काम लेना जानते हैं तो आप कामयाब हो सकते हैं। बस इसके लिए आपको सबसे पहले यह तय करना होगा कि बिजनेस करने के पीछे आपका मकसद क्या है। क्या आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं या दुनिया को बदलना चाहते हैं या दुनिया को बदलकर पैसा कमाना चाहते हैं? इसके अलावा एक बार अगर आप बिजनेस में आ रहे हैं तो कभी ना हार मानने वाला एटीट्यूड साथ लेकर आइए। अगर आपको लग रहा है कि पैसा लगाने के बाद भी आपको 1 साल के बाद कुछ खास नतीजे नहीं मिलने वाले, तो आपको शुरुआत नहीं करना चाहिए। अपने परिवार वालों को और अपने दोस्तों को साफ साफ समझा दीजिए कि आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। अगर आपके पास उनका सहारा रहेगा तो इससे आपको हौसला मिलेगा। अध्याय नंबर 3, अपने स्टार्टअप के लिए फ़ंड इकट्ठा करने के लिए आपको सही इन्वेस्टर को खोजना होगा। जब आपको कोई नौकरी नहीं मिलती तो आप कोई भी नौकरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से आपको स्टार्टअप को कोई फ़ंड नहीं कर रहा हो तो आप उस व्यक्ति से पैसे लेने के तैयार हो जाते हैं जो आपको पैसा दे सकता है। लेकिन स्टार्टअप के लिए फ़ंड इकट्ठा करना कहानी का अंत नहीं है। इसके बाद आपको उस पैसे का इस्तेमाल करके उस स्टार्टअप को कामयाबी भी बनाना होगा और आपके पास शायद उतना अनुभव ना हो।
आप पैसे तो इकट्ठा कर लेंगे लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप हमेशा उन इन्वेस्टर से पैसा लीजिए जो कि आपके इंडस्ट्री को अच्छे से समझते हो और उससे पहले भी काम कर चुके हो। इस तरह के इन्वेस्टर्स आपको पैसे के साथ साथ नए कॉन्टैक्ट और सही सलाह भी दे सकेंगे। आपको सबसे पहले प्लान बनाना होगा। आपको पहले यह देखना होगा कि आप इस समय कहाँ पर हैं और जो पैसा आपको मिलेगा उससे आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। अपने इन्वेस्टर से मिलने से पहले आपको इन सब की प्लानिंग बहुत पहले से कर लेनी चाहिए ताकि जब आपको पैसे की ज़रूरत हो तो आप भावनाओं में बहकर काम ना करने लगे। साथ ही आपको अपने स्टार्टअप को देखते हुए पैसे मांगने चाहिए। अगर आप अभी अभी शुरू कर रहे हैं तो आपको छोटी रकम मांगनी चाहिए। अपना प्लान इन्वेस्टर को बताने के अलावा आपको उन्हें सुनना भी चाहिए। अगर बहुत से इन्वेस्टर्स आपको फ़ंड देने से इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका आइडिया काम नहीं करेगा तो शायद आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए। अध्याय नंबर 4, अपने कर्मचारियों को माइक्रो मैनेज करना अच्छी बात नहीं है। क्या आप किसी ऐसे मैनेजर को जानते हैं जो अपने कर्मचारियों को अपने हिसाब से काम करने की ज़रा से भी आज़ादी नहीं देते हैं? इसे ही माइक्रो मैनेज करना कहा जाता है और ये अच्छी बात नहीं है। माइक्रो मैनेज करना एक बार के लिए समझ में आता है। यह आपकी कंपनी है, इसमें आपकी मेहनत लगी है। आप ऐसे ही इसकी बागडोर किसी दूसरे के हाथ में कैसे दे सकते हैं? लेकिन खुशी की बात यह है कि कुछ तरीक़ों का इस्तेमाल करके आप अपने कर्मचारियों को काम की जिम्मेदारी दे सकते हैं। इसके लिए आपको ऐसा कल्चर तैयार करना होगा जिसमें लोग एक्सेलेंस हासिल करने की कोशिश करते हो। इसमें आपको लोगों को यह साफ साफ बताना होगा कि उनके गोल्स क्या है। साथ ही जब आपके लोग अपने दिए हुए गोल्स को पूरा कर ले तो आपको उन्हें शाबाशी देनी चाहिए। एक अच्छे कल्चर के लोग हमेशा समय सुलझाने की कोशिश करते हैं। एक अच्छे कल्चर के लोग हमेशा समस्या सुलझाने की कोशिश करते हैं। अपने कर्मचारियों को उनके गोल्स के बारे में साफ साफ बताना और उन्हें समस्या को देखते ही उसका समाधान खोजने के लिए ट्रेन करना, यह 2 चीज़ें अगर आप अपने कल्चर में ले आएंगे तो आपको उन्हें हर कदम पर माइक्रो मैनेज नहीं करना होगा। इसके अलावा जब आपके कर्मचारियों को अपने हिसाब से काम करने की आज़ादी मिलेगी तो वे खुद का दिमाग कंपनी में लगा पाएंगे। अब तक जहां सिर्फ आपका दिमाग लग रहा था वहां अब बहुत से लोग मिलकर काम कर पाएंगे, जिससे कंपनी का विश्वास होना निश्चित है, जिससे कंपनी का विकास होना निश्चित है। अध्याय नंबर 5, अपना काम किसी दूसरों को देना आसान नहीं है, लेकिन RACI मॉडल इससे आपकी मदद कर सकता है। बिजनेस में आप अगर खुद से सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आप कभी उसे कामयाब नहीं बना पाएंगे। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप अपने कुछ कामों को दूसरे लोगों से करवाएं ताकि आप अपने बिजनेस के ज़रूरी हिस्सों पर फोकस कर सकें। लेकिन यह करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है क्योंकि शायद आपको इस बात का यकीन होगा कि आपका काम आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। अपने काम को दूसरे से करवाने के लिए आपको उन्हें मैनेज करते हुए उन्हें जिम्मेदारी देनी होगी। इसके लिए आपको सबसे पहले यह देखना होगा कि आपके टीम का कौन सा व्यक्ति इतना काबिल है कि वो एक दिए गए काम को अच्छे से पूरा कर सकता है। साथ ही आपको उसके काम को समय समय पर देखकर उसे ज़रूरी फीडबैक और रिवार्ड भी देना होगा ताकि आपके कर्मचारी प्रेरित होकर काम कर सकें। यह काम करने के लिए हमारे पास एक तरीका है जिसे RACI मॉडल कहा जाता है। इसमें जब भी आप कोई काम दूसरे व्यक्ति को करने के लिए देते हैं तो आप खुद से यह 4 सवाल पूछते हैं। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इस काम को कौन अप्रूव करेगा, यानी यह काम सही से हुआ है या नहीं, इसका फैसला कौन करेगा। अगर कोई समस्या आएगी तो किससे कंसल्ट करना है, सलाह लेनी है। अंत में काम से संबंधित जानकारी इन्फॉर्मेशन किस के साथ बांटनी है। इस तरह से आपको पता लग जाएगा कि कौन सा व्यक्ति है जो उस काम को पूरा करेगा।
कौन सा व्यक्ति है जो काम की क्वालिटी पर ध्यान देगा और अंत में फैसला करेगा कि काम सही से हुआ या नहीं, और कौन सा व्यक्ति है जिससे ज़रूरत पड़ने पर मदद या सलाह ली जाएगी। साथ ही अंत में आपको कुछ लोगों को काम के प्रोग्रेस की जानकारी देते रहना चाहिए ताकि वे लोग आगे के फैसले लेते रहें। अध्याय नंबर 6, नए लोगों को काम पर रखने से पहले उन्हें अच्छे से परखिए और ख़राब लोगों को तेज़ी से काम से निकालिए। बड़ी कंपनियों में बहुत से कर्मचारी काम करते हैं, उनके पास बहुत से साधन होते हैं, और ऐसे में अगर उनके कुछ कर्मचारी अपना काम अच्छे से नहीं करें तो उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक स्टार्टअप के लिए हालात दूसरे होते हैं। एक स्टार्टअप के पास साधन और कर्मचारी बहुत कम होते हैं। ऐसे में वो अपने उस साधनों का इस्तेमाल बेहतर से बेहतर तरीके से करे और अपने कर्मचारियों से अच्छे से काम करवाए। ऐसे में ख़राब कर्मचारी को इसी समय निकालने में देर मत कीजिए। लोगों को काम से निकालना एक बार के लिए बुरा लग सकता है, लेकिन यह ज़रूरी है। कुछ लोग अपने काम के लिए ठीक नहीं होते। अगर आप एक आम मैनेजर से पूछेंगे कि उसने कितने कर्मचारियों को निकाल कर अच्छा फैसला लिया है, तो उसका जवाब 80% होगा। 80% कर्मचारियों को निकाल देने पर एक कंपनी का हालात सुधर जाते हैं। एक ख़राब कर्मचारी अपने साथ काम करने वाले लोगों की परफॉर्मेंस पर भी असर डाल सकता है। आपको लोगों को बार बार काम से ना निकालना पड़े, इसके लिए आप सही व्यक्ति को काम पर रखिए। नए लोगों को काम पर रखने से पहले अपना समय ले लीजिए और उनकी काबिलियत को सही से नापिए। ऐसा करने में शुरुआत में कुछ ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन लंबे समय में आप अपने बहुत से साधन बचा सकेंगे, क्योंकि एक अच्छा कर्मचारी अपनी सैलरी से कई गुना ज़्यादा कीमती होता है। अध्याय नंबर 7, मुश्किल वक्त में कभी अपना धैर्य मत खोइए। एक बिजनेस चलाने का मतलब आपने मुश्किलों से शादी कर ली है, क्योंकि जब तक यह बिजनेस चलता रहेगा तब तक परेशानियां आपका साथ नहीं छोड़ेगी। इस तरह के हालात में आपको खुद को यह यकीन दिलाना होगा कि यह हालात गुजर जाएंगे। उम्मीद खोना आपके हार की वजह बन सकती है। मुश्किल वक्त में हम समस्या में इतने उलझ जाते हैं कि हम उसे सही से समझने में समय ही नहीं बिताते। इसलिए जब भी समस्या आए, आपको 2 कदम पीछे हटकर उसे सही से समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब आपको वह समस्या समझ में आ जाएगी तो आपको उसका समाधान भी मिल जाएगा। जब भी कोई समस्या आए तो उसे आप इन 4 स्टेप्स की मदद से सुलझा सकते हैं। सबसे पहले अपनी रफ्तार धीमी कीजिए। जो कर रहे थे उसे करना बंद कीजिए। इसके बाद समस्या की वजह को पता लगाने की कोशिश कीजिए, फिर उसका एक समाधान खोजिए। अंत में उस समाधान का इस्तेमाल करके उस समस्या को सुलझाइए। समस्या आने पर कुछ देर के लिए रुकना सबसे सही ऑप्शन होता है, क्योंकि ऐसा करके ही आप उस समस्या को समझ पाएंगे। हो सके तो यह भी पता लगाने की कोशिश कीजिए कि उस समस्या को सुलझाने में और कौन कौन सी समस्या आ सकती है, ताकि जब वह समस्या आए तो आपको हैरानी ना हो। इसके बाद आप सारे कामों की एक लिस्ट बनाइए। यह पता कीजिए कि आपको कौन कौन से काम करने हैं और सबसे पहले कौन सा काम करना है। अंत में उन समस्याओं को सुलझाने के लिए खुद को समय दीजिए, ताकि जल्दबाजी में आप खुद के लिए और समस्या ना खड़ी कर दें। अध्याय नंबर 8, प्रतियोगिता एक बार के लिए ख़राब लग सकती है, लेकिन इसके कुछ अपने फ़ायदे हैं। प्रतियोगिता के आ जाने से आपको बहुत सी समस्या आ सकती है। इससे आपके इन्वेस्टर डरने लगते हैं। वे इस बात की चिंता करने लगते हैं कि कहीं प्रतियोगिता आपको हरा ना दे। इस वजह से वे आपको पैसा देने से पीछे हट सकते हैं, जिससे आपके हारने की संभावना और ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह के हालात में कभी अपना आपा मत खोइए। अगर आप डर जाएंगे तो इन्वेस्टर्स को लगेगा कि समस्या का समाधान आपके पास नहीं है। इस वजह से वे आपको छोड़कर जाने का फैसला ले सकते हैं, और जब एक इन्वेस्टर आपको छोड़कर जाएगा तो उसे देखकर बाकी के इन्वेस्टर भी अपना मुंह मोड़ सकते हैं। इस तरह से आपकी एक छोटी सी भावना कुछ ही देर में आपके हारने की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। आप अपने दिमाग को ठंडा रखिए। इस तरह के हालात के वक्त कुछ आम समस्या आएगी,
जैसे आपके कर्मचारी अपना उत्साह खो सकते हैं या फिर आपको अपने इन्वेस्टर से कम पैसा मिल सकता है, लेकिन फिर भी आप आराम से इस समस्या से निकालने के रास्ते खोजिए। प्रतियोगिता इतनी भी बुरी चीज़ नहीं होती। यही वो वक्त होता है जब दो लोग साथ मिलकर किसी एक को हराने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब यह है कि जब प्रतियोगिता कड़ी हो जाती है तब आपको कोई बहुत अच्छा पार्टनर मिल सकता है, जिसकी मदद से आप न सिर्फ अपनी प्रतियोगिता को हरा सकते हैं बल्कि लंबे समय तक खुद को कामयाब भी रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए याहू जब अपना पहला फ्लाइट सर्च फीचर हिपमंक लॉन्च कर रहा था तब उसे पता लगा कि गूगल भी इसी तरह का प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आने वाला है। अब गूगल को टक्कर देने कौन जाए भला। याहू को इससे डर लगने लगा, लेकिन इस वक्त कुछ दूसरी कंपनियां भी थी जिन्हें गूगल के इस नए प्रोडक्ट से समस्या होने वाली थी। पैसे, एक्सपीडिया और प्राइसलाइन, इन दो कंपनियों ने याहू से दोस्ती कर ली, जिनकी मदद से याहू को बहुत मदद मिली। आज हिपमंक गूगल के फ्लाइट सर्च फीचर से आगे है। अध्याय नंबर 9, जब कोई समस्या आए तो उसे जल्दी से जल्दी सही तरीके से सुलझाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए एक बस स्टैंड पर एक टाइम बम लगा हुआ है। आपका काम उस बम को नाकाम करना है। अब अगर आप बस स्टैंड पर जाकर चिल्ला देंगे, यहाँ टाइम बम लगा है, भागो सब लोग, तो यह आपके लिए और समस्या पैदा कर सकता है। लोगों में इतनी भगदड़ मच जाएगी कि आप अपना काम सही से कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए जब आपका सामना किसी समस्या से हो तो आपको सिर्फ उसका समाधान नहीं खोजना है बल्कि उसका सबसे अच्छा समाधान खोजना है। आपको यह देखना होगा कि आपके काम का क्या अंजाम हो सकता है और उसके हिसाब से आपको एक्शन लेना है। समस्या का पता सबसे पहले कर्मचारी को लगता है, क्योंकि वही लोग कंपनी के सारे काम देखते हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप अपने कर्मचारी से नज़दीकी बना कर रखें। लेखक कहते हैं कि किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहले आपको यह नाप लेना चाहिए कि उस समस्या से आपको कितना खतरा है। इसके लिए वो एक स्केल का इस्तेमाल करते हैं जिसमें वे 1 से 9 तक के नंबर का इस्तेमाल करते हैं। अगर उनके सामने कोई ऐसी समस्या आई है जो कि बहुत छोटी है तो वे उसे 1 नंबर देते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी समस्या जो कि कंपनी बंद करवा सकती है तो वे उसे 9 नंबर देते हैं। समस्या की गहराई नाप लेने के बाद आप जल्दी से जल्दी उसे सुलझाने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा समय गंवाना आपके लिए बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि छोटी समस्या भी समय के साथ बहुत बड़ी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए टेस्ला को ले लीजिए। 2015 में कंपनी ने देखा कि उसके सीट बेल्ट के साथ कुछ समस्या है, जिस वजह से लोगों की सुरक्षा को खतरा था। यह समस्या को देखते ही उसने तुरंत सारी गाड़ियों को इकट्ठा किया और उनके सीट बेल्ट सुधारे। अगर वे इसमें देर करते तो उनके कुछ ग्राहक की जान जा सकती थी और इसके साथ ही उनकी कंपनी पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती थी। लेकिन जल्द से काम करने की वजह से यह समस्या टल गई। कुल मिलाकर अपने स्टार्टअप के लिए फंड इकट्ठा करते वक्त सिर्फ इन्वेस्टर को मत खोजिए, बल्कि सही इन्वेस्टर को खोजिए। सही लोग आपको पैसे के साथ अच्छी सलाह भी देंगे, जिससे आपको काम करने में मदद मिलेगी। मुश्किल वक्त में अपने दिमाग को ठंडा रखिए, अपनी रफ्तार को कम कीजिए और फिर कहीं जाकर समस्या को समझने की और समाधान खोजने की कोशिश कीजिए। एक बार समाधान मिल जाए तो बिना देरी के उसका इस्तेमाल कर समस्या को ख़त्म कीजिए। महान बनने की कोशिश कीजिए। बहुत से लोग खुद को पिछले साल की परफॉर्मेंस से तौलते रहते हैं। वे यह सोचते हैं कि पिछले साल से बेहतर होना या फिर अपनी प्रतियोगिता से बेहतर होना ही काफ़ी है, लेकिन ऐसा करके आप औसत बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको महानता हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। आप क्या बन सकते हैं, आपको अपनी तुलना उस व्यक्ति से करनी चाहिए। बड़ा टारगेट लेकर उसे आधा पूरा करके भी आप छोटा टारगेट लेकर उसे पूरा करने से ज़्यादा हासिल करेंगे।